Hello everyone. In this part we will discuss about the external respiration. Already we have discussed about the internal respiration which is called the cellular respiration, जो कि हमारी सेल के अंदर होता है और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होकर के हमें एनर्जी रिलीज होती है। ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है जो कि ओनली एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन इनहेल की जाती है और CO2 एक्सेल की जाती है। तो इनहेल एंड एक्सेल की जो प्रोसेस है उसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट दिस टॉपिक एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस। एनिमल्स में डिफरेंट द एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड गेट रीड ऑफ CO2। एनिमल्स में ऑक्सीजन अपटेक करने का और CO2 को गेट रीड करने के लिए यानी कि विड्रॉल करने के लिए जो प्रोसेस है उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस कंसिडर करते हैं। और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो वाटर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब डिफरेंट ऑर्गन्स हो सकते हैं डिफरेंट एनिमल्स में। जैसे ह्यूमन्स रेस्पिरेशन किससे करते हैं? लंग्स। फ्रॉग में रेस्पिरेशन किससे होता है? लंग्स से या स्किन से। और अर्थवॉर्म में किससे हो सकता है? स्किन से। फ्रॉग क्योंकि एक एम्फीबियंस है, जब ये लैंड पर सर्वाइव करता है तो लंग्स यूज से रेस्पिरेशन कर लेता है और बाकी स्किन से कर लेगा जब ये वाटर में सर्वाइव करता है तब। और जब अर्थवॉर्म स्किन से, फिश में गिल्स है बिकॉज ये एक्वेटिक हैं। इंसेक्ट में स्मॉल होल्स होते हैं जिनको हम स्पाइरेकल्स भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये डिफरेंट एनिमल्स में ये है। अब हम समझते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है और उस डायग्राम और उस स्ट्रक्चर को और डिफरेंट जो उसका पाथवे है हम उसको समझते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम ये कह रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो उसका पाथवे क्या है? पाथवे ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, पाथवे ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर एज फॉलो। अब कैसे होता है हम ये समझते हैं। तो सबसे पहले जो एयर है वो नॉस्ट्रिल्स में ऑक्सीजन जो है नॉस्ट्रिल में एंटर करती है। इसके बाद ये नेज़ल कैविटी में नेज़ल पैसेज में एंटर करती है या नेज़ल कैविटी जिसको हम बोल सकते हैं उसमें एंटर करती है। नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी से कहाँ जाएगी? ये फेरिंग्स। और फेरिंग्स के बाद ये जाएगी लेरिंग्स के पास जिसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? साउंड बॉक्स। उस साउंड बॉक्स के बाद ऑक्सीजन जाएगी हमारी ट्रेकिया में और ट्रेकिया से जो ऑक्सीजन जाएगी वो जाएगी ब्रोंकस और ब्रोंकस और आगे डिवाइड होकर के ब्रोंक्यूल्स बनाती है। तो ब्रोंकस से कहाँ जाएगी? ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल से कहाँ आ जाएगी? एल्वियोली सेल्स। यहाँ आकर के ऑक्सीजन का पाथवे यहाँ आकर के ऑक्सीजन एल्वियोली सेल्स में स्टोर हो जाती है। तो ऑक्सीजन एंटर कहाँ से करती है? नॉस्ट्रिल के बाद कहाँ जाएगी? नेज़ल कैविटी के बाद जाएगी फेरिंग्स से ये एंटर करेगी लेरिंग्स में। लेरिंग्स के बाद ये जाएगी ट्रेकिया, फिर ये एंटर करेगी ब्रोंकस, उसके बाद जाएगी ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोली वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर हैं जो जहाँ पर ऑक्सीजन स्टोर रहती है। और एल्वियोली अब ये क्या करेगी? आगे ब्लड कैपिलरीज जो होती है उसको ऑक्सीजन ये एक्सचेंज कर देगी। एल्वियोली और ब्लड कैपिलरीज के बीच में गैसेज एक्सचेंज होता है। ये मान लो एल्वियोली है। अब यहाँ पर मान लो ब्लड कैपिलरीज हैं। तो स्टूडेंट्स ऑक्सीजन एल्वियोली के पास जो ऑक्सीजन है वो इसके पास ऑक्सीजन, एल्वियोली इसको ऑक्सीजन दे देगी और ब्लड कैपिलरीज इसको CO2
जो CO2 हमारी टिश्यूज से, सारी सेल से जो CO2 बना है एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद, वो इस ब्लड कैपिलरीज के पास होता है। तो ब्लड कैपिलरीज इस एल्वियोली को प्रोवाइड कर देगी, क्योंकि डिफ्यूजन से एक गैस, डिफ्यूजन के प्रोसेस से गैसेज का एक्सचेंज होता है। और डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ गैसेज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो एल्वियोली के पास क्या है? ऑक्सीजन। तो ये ब्लड कैपिलरीज को दे देगी और ब्लड कैपिलरीज पूरी बॉडी में सप्लाई कर देगी। और ब्लड कैपिलरीज के पास क्या है? CO2, और CO2 ये मिल जाएगा किसको? एल्वियोली को। तो एल्वियोली वापस इसको ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस, ट्रेकिया, लेरिंग्स, फेरिंग्स, एनर्जी कैविटी और नोस्ट्रिल से इसको बाहर रिलीज कर देगी। तो इस तरह से ऑक्सीजन का गेट रीड हो जाता है, और इस तरह से CO2 का गेट रीड हो जाता है और ऑक्सीजन अंदर एंटर करती है। तो ऑक्सीजन के एंटर करने का ये पाथवे है और CO2 के एंटर करने का इसका रिवर्स पाथवे है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का मैकेनिज्म क्या होता है। तो हम समझते हैं ब्रीथिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। आप ये फ्लो चार्ट ये मेरे साथ ही बना लें और उसको एक बार आप रिवाइज करें, समझ में आ जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को समझते हैं सबसे पहले। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो ये ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म है, इट हैज़ 2 स्टेप्स। इट हैज़ 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है। ब्रीथिंग का मैकेनिज्म 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सबसे पहले हम समझते हैं इनहेलेशन एंड फिर हम देखेंगे एक्सहेलेशन। ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म है 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होगा? ड्यूरिंग इनहेलेशन, अब जब इनहेलेशन का मतलब ऑक्सीजन अंदर एंटर करेगी, तो मैं डायग्राम से भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ड्यूरिंग इनहेलेशन थोरेसिक कैविटी, ये हमारी जो बॉडी है उसके 3 पार्ट है। ये हेड है, ये थोरेसिक कैविटी है और इसके नीचे है हमारी एब्डोमिनल कैविटी। जो थोरेसिक कैविटी है जिसमें हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं, तो थोरेसिक कैविटी के ड्यूरिंग इनहेलेशन थोरेसिक कैविटी एक्सपांड। थोरेसिक कैविटी में क्या होता है? एक्सपेंशन होता है। थोरेसिक कैविटी एक्सपांड। जब थोरेसिक कैविटी में एक्सपेंशन होगा, जब ये थोरेसिक कैविटी में एक्सपेंशन होगा तो अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा। सो एक्सपांड, रिब्स लिफ्ट अप, और क्या होगा? रिब्स लिफ्ट अप। जो रिब्स हैं, जो कोस्टल मसल्स हैं, वो उसमें एक्सपेंशंस होगा। तो हम कह रहे हैं कि थोरेसिक कैविटी का जब एक्सपेंशन होगा तो रिब्स का भी एक्सपेंशन होगा, तो वॉल्यूम विल बी इंक्रीज। तो क्या होगा? एंड डायफ्राम बिकम फ्लैट। और क्या होगा? वॉल्यूम विल इंक्रीज एंड वॉल्यूम ऑफ लंग्स विल इंक्रीज। जब लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो द ऑक्सीजन विल इंटर। ऑक्सीजन विल इंटर into lungs फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन थी वो किस में एंटर हो जाएगी? जैसे मान लो ये आपका एक, मैं लंग्स की कैपेसिटी को ऐसे समझा देता हूँ। मान लो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि मान लो ये हमारा डायफ्राम है। तो ये मान लो, आप मान लीजिए ये आपका डायफ्राम है, ये आपका डायफ्राम है। अब जब ये थोरेसिक कैविटी है, जब इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा और ये डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा,
डायफ्राम क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा तो ऐसा फ्लैट बनेगा और ऑक्सीजन विल इंटर तो ऑक्सीजन ऐसे इंटर हो जाएगी। अब एक्सेलेशन में जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, थोरेसिक कैविटी में कॉन्ट्रैक्शन होगा, लिफ्ट डायफ्राम ये सब डोम शेप्स हो जाएंगे और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो CO2 बाहर रिलीज हो जाएगी। तो हम एक्सेलेशन को समझते हैं, किसको समझते हैं, एक्सेलेशन। ये आपको क्लियर, एक बार वापस ध्यान से सुन लें इसको तो क्लियर हो जाएगा, इतना टफ नहीं है। और एक्सेलेशन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सेलेशन, अब एक्सेलेशन का मतलब CO2 का बाहर रिलीज होना। तो इसमें क्या होगा, थोरेसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, थोरेसिक कैविटी जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, थोरेसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या होगा, उसमें रिब्स मूव डाउनवर्ड्स, रिब्स मूव डाउनवर्ड्स और एंड वॉल्यूम ऑफ लंग्स विल डिक्रीज एंड वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज, ये होगा। अब हम क्या करें, थोरेसिक कैविटी में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिब्स मूव डाउनवर्ड्स हो गए, वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज हो गए, तो इतना प्रेशर बना कि उससे एंड डायफ्राम become dome shaped, dome shaped और डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करेंगे एंड सो द CO2 will get rid from lungs। देखिए इसमें क्या होता है, हम लंग्स को नॉर्मली ऐसे समझ रहे हैं और लंग्स में अब मान लो ये डायफ्राम है, तो ये डायफ्राम क्या होगा, जब इस तरह से थोरेसिक चैम्बर हो गया, थोरेसिक कैविटी हो गई, ये डायफ्राम है। अब ये ऐसे मूव करेंगे अंदर की तरफ तो डायफ्राम विल मूव डाउनवर्ड्स, ये डायफ्राम इस तरह से डोम शेप्स बन जाएगा, डोम शेप, डायफ्राम इस तरह से डोम शेप बन जाएगा और ये रिब्स के अंदर थोरेसिक कैविटी में जब एक्सपेंस होगा तो CO2 बाहर एंटर, CO2 बाहर रिलीज हो जाएगी। तो ये एक तरह का मैकेनिज्म है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के डायग्राम जो है आपको NCERT में क्लियर दे रखा है और मैं आपको थोड़ा सा इसका डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूं। और अब हम देखते हैं कि एक्सचेंज ऑफ, फिर हम देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। फाइनली हमने ये कहा कि एल्वियोली के पास ऑक्सीजन होती है, वो ब्लड को मिल जाती है और ब्लड से CO2 एल्वियोली को मिल जाती है। तो वो किस तरह से होता है हम उसको देखते हैं। पहले डायग्राम, मैं थोड़ा डायग्राम समझा देता हूँ। NCERT में डायग्राम दे रखा है पर आप इसको अच्छी तरह से समझिए कि डायग्राम देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। अब डायग्राम की बात करें तो ये मान लो एक ट्रेकिया है, ट्रेकिया से ये देखिए, अब ये ट्रेकिया है और ट्रेकिया से ये आपका ट्रेकिया है और ये लंग्स है और ये आगे ब्रोंकस है। ये क्या हो गई, यहाँ लिख देता हूँ मैं ब्रोंकस, और ब्रोंकस के आगे है ब्रोंक्यूल्स और यहाँ फाइनली ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एल्वियोली बोलते हैं, एल्वियोली। तो ये एल्वियोली सेल्स जो हैं, तो एल्वियोली जो हैं
वो इस तरह से, ये नॉर्मली समझाने के लिए मैंने एक रफ स्केच बनाया है कि ऑक्सीजन जब अंदर एंटर करेगी, जब हमारा ये नोस्ट्रिल से, तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। एक तो ट्रेकिया हो गया है, और ये ट्रेकिया के बाद हमारा ये ब्रोंकस, और इसको ट्रेकिया बोलते हैं। ये ट्रेकिया जो एंटर करता है, दो लंग्स होते हैं हमारे चेस्ट कैविटी में, थोरेसिक चैम्बर में प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर ये ब्रोंकस, फिर ब्रोंक्यूल्स, और लास्ट में एल्वियोली सेल्स। तो इस तरह से ये आप डायग्राम को समझें, और इसको लेबल डायग्राम को एक बार याद कर लें कि आखिर ट्रेकिया का लोकेशन क्या है, ब्रोंकस क्या है, ब्रोंक्यूल्स क्या है, ये सब आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोली, ब्लड एंड टिश्यू। देखो, एल्वियोली के पास हम कह रहे हैं कि फाइनली एल्वियोली जो है आगे ब्लड को सप्लाई कर देती है ऑक्सीजन, और CO2 जो होता है वो ब्लड से एल्वियोली को मिल जाती है। तो हम इन दो चीज़ को देखते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, exchange of gases between alveoli, blood capillaries एंड टिश्यू, इसके बीच में कैसे होता है, इनके बीच में कैसे होता है। हम सब कह रहे हैं कि ऑक्सीजन फाइनली हमारे एल्वियोली सेल्स के पास जाती है, और सबसे पहले हम पहला पाथवे समझते हैं कि पहला पाथवे हम समझते हैं एयर रिच इन ऑक्सीजन, एयर रिच ऑक्सीजन कहाँ होती है, एल्वियोली के पास। एल्वियोली के पास रिच ऑक्सीजन होती है। तो अब ये कहाँ जाएगी, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज को मिल जाएगी। अब ब्लड कैपिलरीज से कहाँ जाएगी ये, आगे ऑक्सीजन कंबाइंड विद ब्लड हीमोग्लोबिन, O2 कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट्स हैं जो कि हमारी RBC में प्रेजेंट होता है, ये इस ब्लड में ही प्रेजेंट होता है, और ये ऑक्सीजन को बाइंड करके कहाँ लेके जाएगा, जो ऑक्सीजन एल्वियोली के पास है वो ब्लड कैपिलरीज में आ गई, जिसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, उसके साथ बाइंड कर लेगा ऑक्सीजन, और ये जाएगा किसके पास, टिश्यू के पास। कहाँ जाएगा, एंड ऑक्सीजन रिलीज इन सेल, ऑक्सीजन रिलीज इन सेल, इन टिश्यू, या टिश्यू कह दीजिए आप। तो टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन चली गई। अब अगर मान लो इसका अपोजिट हम समझते हैं कि CO2 फ्रॉम टिश्यू, अब इसका अपोजिट हम समझते हैं कि CO2 कहाँ से आएगी, यहाँ जो CO2 थी वो वापस हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, एंड उसके बाद ये इसके पास आ जाएगी एल्वियोली, और एल्वियोली इसको बाहर रिलीज कर देती है। तो इसको भी हम समझते हैं, इसको आप देखिए इस डायग्राम के साथ ही दूसरा है ये कि इस चार्ट फ्लो है ये कि CO2 इन ब्लड इन टिश्यू, जो CO2 इन टिश्यू के पास जो CO2 है, ये क्या करेगा, CO2 कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और अब ये कहाँ जाएगा, CO2 कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन से कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास ब्लड वेसल्स से। कहाँ आ जाएगा, ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स से कहाँ आएगी, एल्वियोली के पास, एल्वियोली सेल्स, और एल्वियोली सेल्स इसको क्या करेगी, इस CO2 रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन जो फाइनली हमारे नोस्ट्रिल से गई और वो
फाइनली कहाँ गई, ट्रेकिया से लंग्स में होती हुई ब्रोंकस, ब्रोंकल्स में एल्वियोली के पास। अब एल्वियोली और ब्लड कैपिलरीज के बीच में जो ऑक्सीजन एक्सचेंज है, हम इधर जैसे सपोज एल्वियोली सेल्स है और ये है हमारी टिश्यू, तो अब एल्वियोली सेल्स के पास ऑक्सीजन है, ये इसको ब्लड कैपिलरीज को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगी और इसके बाद जो CO2 है वो इसके अंदर प्रोवाइड हो जाएगा। दोनों में हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट है जो कि RBC में प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन से भी कॉम्बिनेशन कर सकता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और जब CO2 के साथ कंबाइन होगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा और दोनों आपस में एक्सचेंज कर देते हैं गैस को। तो साइट ऑफ एक्सचेंज क्या है, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज क्या है, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक नोट लगा दीजिए, एल्वियोली इज द साइट ऑफ, एल्वियोली इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। और अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम ये देखते हैं कि रेस्पिरेशन इन प्लांट में भी रेस्पिरेशन होता है, प्लांट ऑक्सीजन लेता भी है और कुछ क्वांटिटी में और CO2 रिलीज करता है। तो प्लांट देखते हैं, हालांकि ह्यूमन बीइंग की तरह प्लांट्स में कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, बट प्लांट की जनरल बॉडी सरफेस पर जैसे लीफ के अंदर स्टोमेटा होते हैं, स्टेम्स के ऊपर लेंटिसेल्स होते हैं, जिससे ये प्लांट रेस्पिरेशन करता है। तो हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट। बिल्कुल इजी है ये, एक बार आप जब सुन करके नोट्स बनाते हुए लिखते हुए अगर आप याद करेंगे तो एक ही बार में आपको चीज़ याद हो जाएगी। रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो देखिए आप प्लांट में कोई वेल डेवलप रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, इज सिंपल द एनिमल्स गैसेज एक्सचेंज थ्रू इन प्लांट gases exchange through हम कह रहे हैं स्टोमेटा इन लीव्स में स्टोमेटा हो सकते हैं। अब उसके बाद लेंटिसेल्स होते हैं, लेंटिसेल्स इन स्टेम, और रूट के अंदर भी कुछ रूट के अंदर से भी जनरल सरफेस ऑफ रूट्स, जनरल सरफेस ऑफ रूट्स, इससे भी प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने डिटेल में अच्छी तरह से समझा। तो इसी लाइफ प्रोसेस की सीरीज़ में हमने सबसे पहले न्यूट्रिशन को डिस्कस किया था, वो वीडियो आप पहले सुने ताकि न्यूट्रिशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। उसमें ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसके बाद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने समझा। और इस रेस्पिरेशन के पार्ट में हमने पहले वाले पार्ट्स में हमने एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन को समझा। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो होता है किस किस प्रोसेस से होता है, कितने स्टेप्स में होता है, वो हमने डिस्कस किया। और आज हमने डिस्कस किया है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको हम ब्रीथिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। और अगर नॉर्मल आपको कोई ये कह दिया जाए कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये आपका मान लो ब्रीथिंग है और ये है आपका रेस्पिरेशन। तो आपने देखा होगा कि ब्रीथिंग का मीनिंग क्या हुआ? जस्ट ओनली इट इज़ फिजियोलॉजिकल, इट इज़ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी एटीपी नहीं बनती है, जबकि रेस्पिरेशन जो है एक केमिकल प्रोसेस है। इट इज़ ए केमिकल प्रोसेस जिसमें आपका ऑक्सीजन ब्रेकडाउन होता है। और दूसरा हम समझ रहे हैं कि इस ब्रीथिंग में नो एटीपी प्रोड्यूस, कोई भी एटीपी प्रोड्यूस नहीं होती है, और इसमें एटीपी प्रोड्यूस होती है। तो ये ब्रीथिंग और ये रेस्पिरेशन, कभी कभार पूछ सकते हैं
कि एक ब्रीथिंग जो है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। हम जो ये जो इनहेलेशन प्रोसेस कर रहे हैं और एक्सहेलेशन प्रोसेस कर रहे हैं उसको हम ब्रीथिंग कहते हैं, और रेस्पिरेशन जो होता है वो हमारी सेल के अंदर होता है, और इट अकर्स इन द सेल, इट इज़ कॉल्ड द इंटरनल रेस्पिरेशन, इट जस्ट ओनली है एक्सटर्नल फिजियोलॉजिकल, इट इज़ एक्सटर्नल, इट इज़ इंटरनल, ये भी लिख सकते हैं अगर आप चाहो तो। इट इज़ एक्सटर्नल, इट इज़ एक्सटर्नल, और ये है हमारा इट इज़ इंटरनल प्रोसेस, इट इज़ एक्सटर्नल प्रोसेस और इट इज़ इंटरनल प्रोसेस जो कि सेल में होती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने कंप्लीट रेस्पिरेशन को भी कंप्लीट कर लिया है। तो हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया है, हमारा रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। तो ये दोनों टॉपिक्स आप रिवाइज करें, और अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। आज के दिन इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, हैव नाइस डे।